जी नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी विषय में पिछले 4 सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको डिटेल में यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। और ये चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे सवाल आपके रिपीट भी होते हैं और इसके अलावा आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में जो सवाल का लेवल होता है, जो स्तर होता है, वो उसका लेवल क्या है, ठीक है, किस स्तर के सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो ये आपका सेट सी रहने वाला है और एग्ज़ाम डेट जो है आपका 11 मई 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था वही प्रश्न आपका रहने वाला है, ऑफिशियल प्रश्न। ओके, तो सबसे पहले 2025 के सवालों को देखेंगे, फिर 2024 के सवालों को देखेंगे, फिर आपका 2023 के सवाल को देखेंगे और फिर 2022 के सवाल को देखेंगे। इसके अलावा हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं कि 2021 में और 2020 में आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ था, ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर डायरेक्ट एडमिशन हुआ था। बाकी 2019 में आपका एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन इसका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर कहीं भी उपलब्ध नहीं है। किताबों में आपको देखने को मिलता है लेकिन वो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर नहीं है, वो आपका मेमोरी बेस्ड होता है, स्मृति के ऊपर आधारित होता है। तो इसी कारण से ऑफिशियली हमारे पास जो भी चीज़ें उपलब्ध है उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और जो भी आपको यहाँ पे आंसर बताया जाएगा वो आपको ऑफिशियल आंसर की से वेरीफाइड किया हुआ रहेगा। ओके, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और सवालों को देखते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल है आपका, नाच तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए नाच जो है आपका तद्भव शब्द है जो समय के साथ क्या होता है, समय के साथ संस्कृत से बदलकर हिंदी में आया है, ठीक है। संस्कृत से बदल के हिंदी में आया है, तो इसका जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुआ है, संस्कृत से। तो वही चीज पूछा है कि इसका जो संस्कृत रूप है वो क्या होगा, नृत्य होगा, दस होगा, नव होगा, ने होगा। तो कोई भी स्टूडेंट इसको तो ऐसे ही भी टिक कर सकते हैं क्योंकि नाच का मतलब क्या होता है, नृत्य ही होता है ना, नृत्य होता है, नृत्य आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जो ये चीज को डिटेल में नहीं भी पढ़े होंगे, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, वो भी इसका जवाब आसानी से दे सकते थे। बाकी 10 तो एक संख्या है आपका, 10 के लिए उपयोग होता है। इसके अलावा नव क्या है, नव का मतलब ये भी संख्या है, 9 के लिए होता है। और ने जो है आपका, ने ये आपका जो है स्नेह या कह लीजिए प्रेम का तद्भव रूप है ये, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम आपको सभी ऑप्शन के बारे में भी बताते हुए चलेंगे ताकि कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपके पास पहुंच सके। दूसरा सवाल पूछा गया है, अंक में भरना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या होगा। बहुत प्रसन्न होना, गले लगाना, बहुत थक जाना, कुछ समझ में ना आना। तो देखिए अंक, अंक का एक अर्थ गोद होता है, ठीक है। अंक का जो है यहाँ पे देखा जाए तो अंक का एक अर्थ गोद या फिर कहा जाए तो हृदय होता है, हृदय होता है, ठीक है। कभी कभी हृदय भी इसका अर्थ होता है। किसी को अंक में भरना का अर्थ है बहुत प्रेम से गले लगाना, बहुत प्रेम से गले लगाना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अब अगर हम आपसे पूछें कि बताइए बहुत प्रसन्न होना, इसके लिए कौन सा मुहावरा यूज किया जाता है, तो बहुत प्रसन्न होना इसके लिए कौन सा मुहावरा यूज किया जाता है, ये सब चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि हो सकता है अगर सवाल पूछ दे तो इसके लिए एक मुहावरा जो है प्रयोग होता है, जैसे कि फूले ना समाना, फूले लिख देते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, समाना। बाकी ये सभी सवाल जो भी पूछे गए थे वो सभी नोट से ही पूछे गए थे। जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। गले लगाना, तो गले लगाना के लिए कौन सा यहाँ पे मुहावरा यूज किया जाता है, तो यही सवाल वाला है, अंक में भरना, है ना, अंक में भरना, अंक में भरना। इसके अलावा तीसरा जो है आपका बहुत थक जाना, तो इसके लिए एक मुहावरा यूज किया जाता है जैसे कि चूर चूर होना, चूर चूर होना, ठीक है, मिलता जुलता है आपका चूर चूर होना। इसके अलावा और एक मुहावरा इसके लिए यूज किया जाता है जो कि है आपका अंग अंग ढीला होना, आपने सुना होगा, अंग अंग ढीला हो गया, तो यानी कि बहुत थक जाना, अंग अंग ढीला होना, है ना, बहुत थक जाना। तो इसी के संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है। कुछ समझ में ना आना, इसके लिए कौन सा मुहावरा यूज किया जाता है, तो कुछ समझ में नहीं आना, जैसे कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पत्थर पढ़ना, तो ये इसके लिए यूज किया जाता है। तो सभी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डिटेल में चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं, इस कारण से सभी ऑप्शन को हम यहाँ पे अच्छे से समझाते हुए चल रहे हैं। केवल टिक करके आगे बढ़ना आपको नहीं है, चीज़ों को समझते हुए चलना है।
मान संज्ञा शब्द है, इसके विशेषण रूप क्या होंगे ये आपको बताना है। तो देखिए संज्ञा वाले चैप्टर में मैंने आपको तो इसको बताया ही है। तो मान का मतलब क्या होता है? मान का मतलब होता है सम्मान, इज्जत, है ना, सम्मान। अब मान से जब हम किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग जो है यहाँ पे मान से अगर बात करें तो माननीय, विशेषता अगर बताएं किसी का माननीय, है ना, या फिर आदरणीय, आदरणीय। तो मान शब्द का जो है यहाँ पे अगर कहा जाए तो मान शब्द संज्ञा है, लेकिन इसका विशेषण रूप अगर देखा जाए तो हो जाएगा माननीय। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी मान्य का मतलब आपको पता होगा, एक्सेप्टेबल, किसी चीज को मान्य करना, स्वीकार किया, स्वीकार करना, इसका अर्थ है जिसे स्वीकार किया गया हो, एक्सेप्टेबल। मानी, मानी क्या है? तो मानी एक्चुअली क्या है? अभिमानी, आपने सुना होगा अभिमानी यानी कि घमंडी, है ना, घमंडी। तो इसी के संदर्भ में यूज किया जाता है, इसी के संदर्भ में ये जो शब्द है मानी यूज किया जाता है। मौनी का मतलब होता है चुप, है ना, चुप होता है इसका मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 4 है आपका, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ठीक है, परिचय कराने वाले शब्द को तो संज्ञा कहते हैं, नॉर्मल सी बात है। बस यहाँ पे सवालों के साथ थोड़ा सा क्या किया गया है, इसको शब्द को बदल दिया गया है। ठीक है, यह संज्ञा की परिभाषा है, संसार में किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा नेम ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, नेमिंग वर्ड, या फिर नेमिंग वर्ड पढ़ा होगा, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। बाकी सर्वनाम के बारे में आपको पता ही होगा, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाते हैं वो सर्वनाम है। टोटल 11 सर्वनाम आपका होता है। विशेषण के बारे में जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि काला कपड़ा, यानी कि कपड़ा की विशेषता बताया जा रहा है कि ये काला रंग का है। सफ़ेद चादर, चादर की विशेषता बताया जा रहा है कि ये चादर सफ़ेद है। सुंदर किताब कह लीजिए या फिर सुंदर फूल कह लीजिए, यानी कि सुंदर क्या है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, सुंदर व्यक्ति। क्रिया क्या है? तो जिस शब्द से किसी काम का होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ये सब क्रिया है, आपका वर्ब है। ओके, चलिए 5वां सवाल है, अभिनेता पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, सफिक्स जोड़ते हैं, यानी कि प्रत्यय जोड़ते हैं, है ना, प्रत्यय जोड़ते हैं। तो कुछ यहाँ पे भी वही केस है। हम लोग क्या करते हैं, अभिनेता से अगर इसका स्त्रीलिंग बनाना होता है तो इसमें कुछ प्रत्यय जोड़ देते हैं, अभिनेत्री। ठीक है, अभिनेत्री, त्री प्रत्यय जोड़ देते हैं, ये वाला क्या है, जुड़ जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तो आपका ऐसे ही आपका वर्तनी गलत है, इसका स्पेलिंग जो है आपका गलत है, आपको पता ही होगा, है ना, वर्तनी अशुद्धि है यहाँ पे। अभिनय, अभिनय का मतलब होता है एक्टिंग करना। बाकी अभिनेत्री, ये भी आपका इसका जो है स्पेलिंग गलत है, वर्तनी आपका जो है गलत है। लोटा एक वचन शब्द है, उसका बहुवचन रूप आपको बताना है। सेम टू सेम नोट्स का सवाल पूछा गया है, नोट्स में मैंने जो आपको पिछले वर्ष पढ़ाया था सेम डिट्टो सवाल आपका वही जो है एज इट इज पूछा गया है। तो लोटा शब्द एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? तो आपको मैंने बताया था कुछ आकारांत जो शब्द होते हैं जिसके अंत में आ की मात्रा आती है, उसका अगर बहुवचन बनाया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, ए लगा देते हैं, है ना, ए लगा के बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लोटे। हिंदी व्याकरण के अनुसार आ की मात्रा पर समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन अक्सर ए की मात्रा, ठीक है, ए की मात्रा, ये वाला नहीं, ए की मात्रा लगाकर बनाया जाता है। जैसे कि ऐसा भी होता है कि बेटा हो गया तो बेटा का हम लोग बेटे बना देते हैं, है ना, लोटा का लोटे बना दिए, वो हो गया तो लोटे आपका सही हो जाएगा, ये गलत है। लुटिया क्या होता है? यह लोटा का एक छोटा सा रूप है, अल्पवाचक संज्ञा, है ना, ये बहुवचन लेकिन नहीं है। ठीक है, लूट इसका अर्थ है किसी चीज को जबरदस्ती छीन लेना। 7वां देखिए, उपाय का विलोम शब्द, सेम टू सेम नोट्स का सवाल है, नोट्स में आपको ये सब चीज देखने को मिला है। उपाय का विलोम शब्द क्या है? निराहार, प्रतिकूल, निरुपाय और अनुचित। तो निरुपाय, ठीक है, निरुपाय आपका करेक्ट हो जाएगा। उपाय का अर्थ है समाधान या, अच्छा इसका अर्थ क्या होता है, समाधान, समाधान करना, समाधान करना, या कहा जाए तो तरीका किसी चीज का। इसका ठीक उल्टा निरुपाय होता है, जिसका अर्थ है जिसका कोई उपाय ना हो। अब निराहार क्या होता है? तो जिसने भोजन ना किया हो, आहार का विलोम, है ना, निराहार। तो एक्चुअली इसका यहाँ पे इसको हम अच्छे से कर देते हैं ताकि आपको अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं।
इसका जवाब तो सबसे पहले निरुपाय होता है। बाकी निराहार का अर्थ आप समझिए जिसने भोजन ना किया हो, ठीक है, जिसने भोजन ना किया हो वो हो गया निराहार। और अगर इसका विलोम पूछा जाए तो होता है आहार। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रतिकूल क्या होता है? तो जो पक्ष में ना हो, जो पक्ष में ना हो, में ना हो। इतना डिटेल से ना आपको कोई जल्दी पे नहीं बताएगा, ठीक है, बस आपको ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाते हैं लोग। तो जो पक्ष में ना हो वो प्रतिकूल हो गया। और इसका विलोम क्या होता है? अनुकूल होता है ना, अनुकूल होता है। चलिए, निरुपाय का तो बता दिए। अनुचित, तो अनुचित मतलब जो जो आपका जो सही ना हो, है ना, जो उचित ना हो, जो सही ना हो। और इसका विलोम क्या होगा? ये उचित है, उचित का ही भी आपका विलोम है ना। आहार का विलोम निराहार, अनुकूल का प्रतिकूल, उचित का अनुचित, उपाय का निरुपाय। तो ये सब एक दूसरे के विलोम शब्द है, एंटोनिम है। ये हो गया। 8वां सवाल देखिए, अचानक होने वाली घटना को क्या कहते हैं? आकस्मिक, अनियमित, आलोचक, आविष्कारक। तो देखिए, जिसके पास दिमाग भी नहीं होगा ना, जो मतलब जिसका मंदबुद्धि व्यक्ति होगा, वो भी तो कभी ये सब को टिक करेगा ही नहीं, है ना, ये सब को टिक करेगा ही नहीं। आविष्कारक तो कोई एंगल से, अगर कोई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो इसको यहाँ पे आविष्कारक टिक करेंगे तो वो समझिए कि एकदम मूढ़ बुद्धि के हैं, मंद बुद्धि के व्यक्ति हैं। तो ये सब ऑप्शन आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। आकस्मिक आपका सही हो जाएगा। अचानक होने वाली घटना को आकस्मिक कहते हैं, सडन या एक्सीडेंटल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। जो घटना बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक हो जाए उसे आकस्मिक घटना के नाम से जाना जाता है। बाकी अनियमित के बारे में आपको पता होगा, जो नियमित ना हो, जो रेगुलर ना हो, या फिर जो नियम के अनुसार ना हो, ठीक है, जो रेगुलर ना हो, नियमित ना हो, वो भी कह सकते हैं। या फिर जो नियम के अनुसार ना हो वो भी है अनियमित। आलोचक क्या होता है? जो किसी चीज या व्यक्ति की बुराई या अच्छाई की समीक्षा करे, है ना, क्रिटिसाइज करे किसी चीज को, है ना, जो किसी चीज या व्यक्ति की बुराई या अच्छाई की समीक्षा करे वो आलोचक है, आलोचना जो करता है। आविष्कारक के बारे में, जो किसी नई चीज की खोज या निर्माण करता है वो आपका आविष्कारक है। चलिए, 9th है आपका, जो आकाश में घूमता हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नश्वर, अपार, अजर और नभचर। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? नभचर। क्योंकि नभ का मतलब क्या होता है? नभ का मतलब होता है आकाश, और चर का मतलब होता है चलने वाला, यानी कि आकाश में चलने वाला को कहेंगे नभचर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नश्वर क्या होता है? नश्वर तो जिसका नाश होना निश्चित हो। ठीक है, नश्वर का मतलब होता है जिसका नाश होना निश्चित हो, जैसे कि मानव शरीर हो गया, जीव जंतु हो गया। अपार का मतलब क्या है? जिसका कोई सीमा ना हो, जिसका कोई सीमा ना हो वो हो गया अपार, जिसका कोई सीमा ना हो, सीमा ना हो वो हो गया अपार। ठीक है, अजर, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए वो अजर है, अजर, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? अजर हो जाएगा। तो ये हो गया क्लियर। जो आकाश में घूमता हो उससे हम लोग क्या कहते हैं? नभचर कहते हैं। ठीक है, चलिए 10वां सवाल है, संधि के कितने भेद हैं? सबको पता होगा 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि हो गया, है ना, दूसरा आपका व्यंजन संधि हो गया, और तीसरा आपका जो है विसर्ग संधि हो गया। ठीक है, 3 प्रकार के संधि होते हैं। सवाल पूछे जाते हैं, स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा और यथा प्लस इष्ट यथेष्ट डैश संधि का उदाहरण है। तो देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है कि व में आपको पता है कि जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं उसमें अ छिपा हुआ होता है, वो स्वर वर्णों के मदद से बनते हैं। तो अगर इसको यहाँ पे वर्ण विच्छेद करते हैं, अगर देखें तो इसमें देखिए अ प्लस ई, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा स्वेच्छा में ये दोनों मिलके क्या बना है? ये दोनों मिलके जो है यहाँ पे क्या हुआ है कि ए बना हुआ है ना, ए बना हुआ है। सेम यहाँ पे यथेष्ट में क्या हुआ है कि आ प्लस ई मिला है और यहाँ पे वही ए बना है। तो ये वाला गुण कहाँ पे मिलता है? ये वाला जो गुण है वो आपको गुण संधि में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब अ या आ के बाद हर्स्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है ना। तो ये परिभाषा आपका गुण संधि का है, गुण संधि। हालांकि हिंदी का मैंने आपको ना पिछला वर्ष 2025 में एक मैराथन क्लास करवाया था,
उसमें मैंने टोटल जो है आपको 18 टॉपिक कंप्लीट कराया है। वहाँ से भी आप लोग कंप्लीट हिंदी को देख सकते हैं, वहाँ पे संधि वगैरह सारा कंप्लीट है। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर आपको जो है नया हिंदी मैराथन क्लास दे दें, ठीक है। पूरा कंप्लीट 18 चैप्टर, जहाँ से बाहर आपको सवाल जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जल्द हम प्रयास करें, उसका नोट्स रेडी हो रहा है, बाकी हो सकता है जल्द आपको मिल जाए। ओके, गुण हो गया। बाकी जब तक नहीं मिलता है तब तक आप लोग पुराने क्लासेस को देख सकते हैं, क्योंकि कंटेंट आपका सेम रहता है, कोई भी चीज़ें आपको वहाँ पे समस्या नहीं आएगी। ओके, ये हो गया। बाकी दीर्घ यन अयाधि, तो दीर्घ के बारे में आपको पता ही होगा कि दीर्घ संधि में समान स्वर मिलते हैं, है ना। और यन में आपका य हो गया, यन में आपका क्या हो जाता है, य हो गया, व या र, ये सब जो है बनता है। और अयाधि में आपका जो है ए, आई, अव या आव, ये सब जो है बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये सब आपको संधि में डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। वहाँ जब क्लास कीजिएगा तो ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास में पहला जो पद है वो अव्यय होता है तो उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। आसान है, और समास को मैंने ना बहुत ही आसान भाषा में समझाया है, ट्रिक के साथ। तो समास वाला क्लास अगर आपने नहीं देखा है उसको जरूर देख लीजिएगा, हिंदी के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत आसान भाषा में मैंने उस चीज़ को समझाया है, कभी आप नहीं भूलिएगा अगर एक बार क्लास को देख लीजिएगा तो। तत्पुरुष समास क्या है? तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान आपका होता है। द्वंद्व समास में वहीं पे आपका दोनों पद समान होते हैं, और द्विगु में तो आपका पहला पद संख्यावाचक होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए 13 है, ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य विशेषण का उदाहरण है। तो ठंडा पानी यानी कि पानी की विशेषता बताया जा रहा है कि वो ठंडा है, ठीक है। तो यहाँ ठंडा शब्द पानी की अवस्था या गुण बता रहा है। जो शब्द संज्ञा के गुण, दोष, रंग, आकार या अवस्था बताते हैं वे गुणवाचक संज्ञा होते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी परिमाणवाचक में क्या होता है कि परिमाण बताया जाता है, जैसे कि 2 लीटर। संख्यावाचक गिनती बताता है। सार्वनिक ये आपका जो सार्वनामिक विशेषण है वो सर्वनाम शब्दों से बनते हैं। तो विशेषण वाले क्लास में आपको ये सब चीजें डिटेल में देखने को मिल जाएगी। 14 देखिए, जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, परिमाण या मात्रा के विषय में ज्ञान कराए तो वो आपका परिमाणवाचक होता है। जब किसी संज्ञा की नापतोल या मात्रा का पता चले उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी गुणवाचक के बारे में अभी जस्ट मैंने आपको जानकारी दिया, संख्यावाचक और सार्वनामिक के बारे में भी जानकारी दिया। 15 देखिए, दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल, देखिए यहीं से आपका जवाब मिल गया। वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, है ना, संधि कहते हैं। तो दो शब्दों के, और वहीं पे ना बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको एग्जाम में दो शब्दों के मेल पूछ ले, दो शब्दों के मेल, तो फिर यहाँ पे संधि नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा समास, ठीक है। समास और संधि के बीच में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। संधि में क्या होता है, वर्णों का परस्पर मेल होता है, दो वर्ण यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन समास में क्या होता है, दो शब्दों का मेल होता है। बाकी वाक्य पता है कि सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, और अलंकार क्या है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 2025 में जो 15 सवाल पूछे गए थे उसका यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करते हैं कि सभी सवालों का जो जवाब है वो आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं 2024 में जो सवाल पूछा गया था उसको, ठीक है। एग्जाम का डेट आपका 21 अप्रैल 2024 था, और सेट आपका डी का सवाल रहने वाला है। इसी के आधार पे जो है सवालों का सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए, पहला जो सवाल है वो है आपका कि जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं रहता, जो वक्ता के केवल हर्ष, शोकादि भाव सूचित करते हैं, उन्हें कौन सा अव्यय कहते हैं, ये आपको बताना है। समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं जो केवल हर्ष, शोक आदि भाव को सूचित करते हैं, और ये आपका जो है विस्मयादि बोधक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विस्मयादि बोधक में भी आपका जो है आश्चर्य हो गया, खुशी, दुख या घृणा जैसे मन के भावों को अचानक प्रकट यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि वे शब्द जो आश्चर्य, खुशी, दुख या घृणा जैसे मन के भावों को अचानक प्रकट करते हैं उन्हें ही हम लोग विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए वाह, ठीक है, वाह ये हो गया। हाय क्या हो गया, जैसे हाय ये शब्दों का हम लोग
उपयोग करते हैं, शाबाश। तो ये शब्दों का उपयोग जब करते हैं तो यही शब्द क्या है, आपका विस्मयादि बोधक है ना। इसको इंग्लिश में इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं और आपने इस चीज को पढ़ा होगा, इंटरजेक्शन, है ना। बाकी अगर बात करें संबंध बोधक के बारे में, तो संबंध बोधक आपको पता होगा कि जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं उसी को हम लोग संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि आपका के, पास, ठीक है, के ऊपर, तो ये सब क्या है, आपके संबंध बोधक हैं। समुच्चय बोधक क्या होता है, तो समुच्चय बोधक जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है, जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं वही आपका संबंध बोधक होता है। जैसे कि दो वाक्य को और से जोड़ा जाता है, किंतु, परंतु या लेकिन से जोड़ा जाता है, तो ये शब्द आपके समुच्चय बोधक होते हैं, कहलाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका, डैश कृदंत अव्यय धातु के रूप में रहता है अथवा धातु के अंत में के, कर या कर के जोड़ने से बनता है, तात्कालिक, पूर्वकालिक, अपूर्ण क्रियाहोतक और पूर्ण क्रियाहोतक। तो क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वकालिक। अब देखिए, पूर्वकालिक क्रिया, वाक्य का कर्ता जब एक क्रिया पूरी कर तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है तो पहली क्रिया को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक वाक्य है और जिसमें आपका दो क्रिया होता है, ठीक है, एक वाक्य है जिसमें आपका दो क्रिया है, तो वाक्य का कर्ता जब एक क्रिया पूरी कर तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है, तो जो आपका पहला वाला क्रिया होता है ना वाक्य में, तो वही आपका जो है यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। वह पढ़कर सो गया, ठीक है, वह पढ़कर सो गया। तो देखिए, सोना और पढ़ना दोनों क्रिया है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पढ़कर सो गया, एक क्रिया जो है तुरंत पूरा हुआ है। क्या पूरा हुआ है, पढ़ना तुरंत पूरा हुआ है, और दूसरी क्रिया शुरू हुई है, यानी कि सोने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है। तो वही चीज कहा गया है कि पूर्वकालिक क्रिया में कि जब कर्ता, ठीक है, कर्ता कौन है यहाँ पे, वह की जगह मान लीजिए राम है, राम पढ़कर सो गया, तो कर्ता जब एक क्रिया पूर्ण करके, ठीक है, पढ़ने का क्रिया पूर्ण करके तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है, तो ये जो पहला वाला क्रिया है ना पढ़कर, यही आपका जो है पूर्वकालिक क्रिया है। और पता है आपको कि पढ़कर, तो पढ़, और इसमें हम लोग क्या किए, ये जोड़ा गया है, कर जो है वो जोड़ा गया है, तो वही पूछा है कि धातु के अंत में के जोड़ते हैं या फिर कर जोड़ते हैं या करके जोड़ते हैं, ये जोड़ के जो है बनाया जाता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे कर जोड़ के बनाया गया, तो ये आपका पूर्वकालिक हो जाएगा। ओके, चलिए तीसरा सवाल है आपका, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, जिस संज्ञा की व्याप्ति। तो देखिए, इसका हो जाएगा विशेष्य, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे व्याकरण में विशेष्य कहते हैं। ये आपने विशेषण वाला चैप्टर में पढ़ा होगा कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, और वो कौन सा शब्द हो सकता है, या तो संज्ञा या सर्वनाम, क्योंकि विशेषण का तो डिफिनेशन यही होता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है, चाहे वो संज्ञा है या सर्वनाम है, तो वही आपका विशेष्य, उसी को हम लोग कहते हैं। जैसे काला हिरन, ठीक है, काला हिरन, तो काला क्या है आपका, काला तो आपका विशेषण है, लेकिन किसकी विशेषता बताई जा रही है, हिरन की, और हिरन आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, हिरन एक तरह से संज्ञा भी है और यहाँ पे ये आपका विशेष्य हो जाएगा क्योंकि इसी की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो यही आपको समझना है। बाकी विधेय क्या होता है, तो विधेय वाक्य का वह हिस्सा है जो कर्ता के बारे में कुछ कहता है, ठीक है, कुछ कहे, तो वो आपका विधेय हो जाता है। ओके, बाकी प्रत्यय आपको पता है, किसी शब्द के पीछे लग के उसके अर्थ को बदल देता है। ठीक है, और उपसर्ग किसी शब्द के आगे लग के। किसका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है, ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र था। तो नागार्जुन, रांगे राघव, शिवमंगल, रामविलास शर्मा, तो नागार्जुन का। ठीक है, प्रसिद्ध हिंदी और मैथिली कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम बैजनाथ मिश्र था, और इन्हें जो है, इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर भी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक हिंदी जो साहित्य है, आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर किसे कहा जाता है, तो वैद्यनाथ मिश्र को। ठीक है, सवाल 5 देखिए, रामचंद्रिका ग्रंथ के रचनाकार कौन है,
तो केशवदास, रामचंद्रिका ग्रंथ के रचनाकार केशवदास हैं। रामचंद्रिका रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि आचार्य केशवदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है और इन्हें जो है छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? इस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर। ओके, रामचंद्रिका ग्रंथ को याद रखिएगा। चलिए आगे है, मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे डैश कहते हैं। प्रेरणार्थक धातु, यौगिक धातु, नाम धातु। तो प्रेरणार्थक धातु आपका करेक्ट हो जाएगा। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसे हम लोग प्रेरणार्थक धातु या क्रिया कहते हैं। जैसे करना से कराना हो जाता है, यानी कि खुद ना करके दूसरों से करवाया जा रहा है ना। या फिर करवाना, राम ने यह काम मुझसे करवाया। तो क्या हो रहा है कि खुद काम ना करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो वही आपका प्रेरणार्थक क्रिया। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है। ठीक है, तो ये आपका प्रेरणार्थक धातु का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए आगे है, डैश उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। तो यहाँ से ही स्पष्ट आप कर सकते हैं कि किसी भी संज्ञा के बदले कौन आता है, तो किसी भी संज्ञा के बदले आपका सर्वनाम आता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी सवालों में थोड़ा सा कुछ शब्द ऐड करके जो है आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, घुमा दिया जाता है सवालों को, लेकिन आसान होता है। किसी भी संज्ञा के बदले सर्वनाम आता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इनका प्रयोग वाक्य में संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, बाकी विशेषण आपको पता ही है, क्रिया पता है, अव्यय का क्लास हो चुका है ये सब चीजों का। आठवां देखिए, डैश उच्चारण जिह्वा का अग्रभाग उल्टाकर मूर्धा में लगाने से होता है। इस उच्चारण के लिए इन अक्षरों के नीचे एक एक बिंदी लगाई जाती है। तो मूर्धा का उच्चारण, ठीक है, मूर्धा से उच्चारण होता है। वही बोला गया है कि उच्चारण जिह्वा का अग्रभाग उल्टाकर मूर्धा में लगाने से होता है। तो ये कौन से वर्ण है ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसे कौन कौन से वर्ण होते हैं, ड, इसके नीचे बिंदी भी लगाना होता है, ढ, ये सब है ना। और ये आपके कौन से व्यंजन है, ये सब आपके द्विस्पृष्ट व्यंजन है। द्विस्पृष्ट व्यंजन को ही हम लोग द्विगुण व्यंजन, इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, अलग अलग नाम है, इसी को हम लोग द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, आप लोगों को लिखना होगा, है ना। तो द्विगुण व्यंजन है ना, द्विगुण व्यंजन, इसी को कहते हैं द्विगुण व्यंजन। इसके अलावा इसी को द्विस्पृष्ट व्यंजन कहा जाता है, या फिर इसी को उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब मैंने वर्ण वाले क्लास में मैं आपको समझाया भी है ये, इसके बारे में उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में कठिनाई होती है ना, उसको थोड़ा सा आप लोग सही से कर लीजिएगा। एक सेकेंड, व्यंजन, ठीक है। और इसी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, ताड़न, ताड़न जात व्यंजन। देखिए 4 ठो नाम है, चारों नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका द्विस्पृष्ट व्यंजन है और इसी के नीचे जो है एक एक बिंदी लगाई जाती है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे बिंदी लगा हुआ है ना, ड, ढ, इसके नीचे बिंदु लगाया जाता है। ये आपका द्विस्पृष्ट व्यंजन हो जाएगा। चलिए आगे है, धातु को छोड़ दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से, तो वो आपका नाम धातु है, उसको हम लोग नाम धातु कहते हैं। जो धातु संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे कि हाथ से हथियाना। ठीक है, हाथ आपका क्या है, संज्ञा है, और इससे हम लोग बना दिए हथियाना। ठीक है, गर्म क्या है, गर्म आपका विशेषण है, इसे बना देते हैं गर्माना। तो प्रत्यय जोड़ के हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, धातु को छोड़ दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग जो है नाम धातु के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी संयुक्त धातु आपको पता होगा, जो 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनती है, जैसे कि खा लेना, पी लेना, है ना, ये सब कुछ बेसिक एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपके यहाँ प्रेरणार्थक धातु, जिससे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को प्रेरित कर रहा है काम करने के लिए। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि राम ने उससे काम करवाया। ठीक है, तो वो हो गया करवाना, तो वो वाला कि खुद ना करके दूसरों को करने के लिए यहाँ पे प्रेरित करता है। चलिए 10वां है, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, इसके रचनाकार कौन है। तो चंद्रवरदाई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सबको इसका जवाब पता होगा।
जीके जीएस का भी सवाल आता है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का एक प्रथम महाकाव्य है और इसके जो रचनाकार हैं वो है चंद बरदाई, है ना। तो अच्छा, एक चीज ये भी याद रखिएगा कि इसको जो है हिंदी का तो प्रथम महाकाव्य माना ही जाता है। इसके अलावा ये जो चंद बरदाई हैं, ठीक है, चंद बरदाई ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और मित्र थे और उसी के बारे में जो है यहाँ पे पृथ्वीराज रासो उसी के नाम पे भी रखा गया है, पृथ्वीराज चौहान के नाम पे, और उसी के बारे में यहाँ पे जानकारी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और मित्र थे कौन? चंद बरदाई। चलिए, कबीर डैश के शिष्य है, तो कबीर जो है आपके अनंतदास, नाभादास, स्वामी रामानंद, हरिदास, तो स्वामी रामानंद के शिष्य थे। ओके, भक्ति काल के महान संत कबीरदास जी के गुरु स्वामी रामानंद थे। रामानंद ने ही भक्ति का उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। रामानंद ने भक्ति को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। ओके, चलिए, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल में जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, इससे पकड़िए, निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास, ठीक है, पास पास, तो अक्षर यानी कि वर्ण वही, तो ये आपका क्या है? ये आपका संधि है, इसी को तो संधि कहते हैं। व्याकरण में दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहा जाता है। बाकी समास के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो शब्दों का मेल होता है और संधि में दो वर्णों का। चलिए, सवाल नंबर 13 देखते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न घराने में हुआ था जो डैश नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए, कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न घराने में हुआ था जो डैश नाम से प्रसिद्ध है। सुंगनी साहू, नवाब राय, कौशिक, इनमें से कोई नहीं। तो सुंगनी साहू आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके छायावाद के कवि हैं, छायावाद के कवि हैं और छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। तो इसके बारे में कहा जाता है कि छायावाद के स्तंभ, छायावाद के स्तंभ, ठीक है, इसको कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद का परिवार काशी में सुंगनी साहू के नाम से परिचित था क्योंकि उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। ठीक है, याद रखिएगा कि इनको सुंगनी साहू क्यों कहा जाता था। तो देखिए, एक्चुअली क्या है कि सुंगनी का मतलब होता है, सुंगनी का मतलब ही होता है तंबाकू। ठीक है, तंबाकू, और उस टाइम जो है, इनके टाइम इसका बहुत व्यापार होता था, बिजनेस होता था, तो इसी कारण से वहीं से इसका नाम पड़ा है सुंगनी साहू। ठीक है, तंबाकू, तो इनका तंबाकू का बिजनेस हुआ करता था। आगे है अन्य एग्जाम्पल में नवाब राय। तो नवाब राय जो है आपका मुंशी प्रेमचंद का शुरुआती नाम था, है ना। चलिए, सवाल नंबर 14 है। सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला आदि उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है? तो आपके ऋषभ चरण जैन, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा। तो प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद आपके सही हो जाएंगे। ये सबके जो आपके रचयिता है, उपन्यासकार वो प्रेमचंद है। सेवा सदन जो है आपका, यहाँ पे जो सेवा सदन आया है, ये इनका पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास माना जाता है। ठीक है, चलिए, सवाल नंबर 15 है। तार सप्तक के संपादक थे, तो तार सप्तक के संपादक आपके अज्ञेय हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की शुरुआत करने वाले तार सप्तक, ठीक है, जो कि 1943 में इसका शुरुआत करते हैं, का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया है। ठीक है, इसका पूरा नाम मैंने आपको बताया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय इनका जो है उपाधि है, इनको अज्ञेय जो एक उपाधि मिला है, बाकी इसका जो नाम है वो आपका है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, याद रखिएगा। कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे, इनके जो है कुल 4 सप्तक प्रकाशित किए गए थे। ठीक है, तो ये था आपका 2024 में पूछा गया 15 सवाल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 2023 में जो सवाल पूछा गया था उसको। ठीक है, एग्ज़ाम डेट आपका 23 अप्रैल 2023 रहने वाला है और सेट डी के सवाल यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। ओके, उसी के आधार पे आपके सवालों का सीक्वेंस है वो देखने को मिलेगा। तो देखिए, पहला जो सवाल पूछा गया था वो है आपका, ब्राह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के मुख्य कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4 या 5? तो देखिए, ब्राह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के 2 भेद होते हैं। ठीक है, घोष और अघोष, घोष और अघोष 2 भेद आपके जो है माने जाते हैं। कुछ विद्वान इसे अल्पप्राण और महाप्राण के संदर्भ में भी देखते हैं, लेकिन मुख्य विभाजन जो है वो कंपन के आधार पर होता है। ठीक है, घोष
और श्वास यानी कि प्राण के आधार पर जो है वो दो दो समूह में इसको बांटा जाता है। और बाकी 3 वगैरह जो है यहाँ पे इसका भेद नहीं होता है, 2 ही होता है। ब्राह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के 2 मुख्य भेद होते हैं। आगे है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में जो है आपके कुल कितने सर्वनाम हैं, तो 11, ठीक है। 11 सर्वनाम आपके होते हैं। लेकिन अगर वहीं पे सर्वनाम के भेद पूछ लिया जाए तो 6 भेद होते हैं, ठीक है। 6 भेद होता है और 11 सर्वनाम होता है। कौन कौन सा, तो मैं, तू, आप लिख देते हैं, हो सकता है आप लिख लीजिएगा इसको। हालांकि सर्वनाम वाले क्लास में मैंने आपको इसको बारे में बताया है डिटेल में। तू हो गया, आप हो गया, इसके अलावा यह हो गया, वह, जो, सो, कोई, है ना, कुछ, कौन, क्या। तो ये सब आपके जो है टोटल 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल हो गया, है ना। तो 11 सर्वनाम आपके होते हैं और भेद आपके 6 होते हैं। अगला सवाल है आपका कि विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से होता है, 2 3 4 या इनमें से कोई नहीं। तो 2 प्रकार से जो है वो माना जाता है। तो वो 2 कौन कौन से प्रकार हैं, तो पहला तो आपका हो गया विशेष्य विशेषण, है ना, विशेष्य, आधा सा होगा, विशेष्य विशेषण। और दूसरा आपका होता है विधेय विशेषण, ठीक है, विधेय विशेषण। अब देखिए विशेष्य विशेषण में क्या होता है कि जब विशेषण संज्ञा से पहले आए, यानी कि विशेष से पहले आए, जब विशेषण जो है विशेष से पहले आता है, जैसे कि सफेद गाय, ठीक है, सफेद गाय। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो सफेद है वो क्या विशेषण है और गाय क्या है, संज्ञा है, यानी कि ये इसी की विशेषता बता रहा है, यानी कि विशेष ही है। तो यहाँ पे विशेषण क्या है, विशेष से पहले आया है, ठीक है, विशेष से पहले आया है, तो वो आपका विशेष विशेषण हो गया। विधेय विशेषण में क्या होता है कि जब विशेषण संज्ञा के बाद आए, संज्ञा के बाद आए यानी कि विशेष के बाद आए। यहाँ पे बेसिकली विशेष किसको कह रहे हैं, या तो संज्ञा या सर्वनाम को, है ना, तो वो आपका विशेष है। तो जैसे कि गाय सफेद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो गाय है वो एक तरह से मान लीजिए कि संज्ञा है, और क्या है, गाय संज्ञा है ना। इसके अलावा यही आपका यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा और ये आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है, विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह से भी यूज किया जाता है विधेय विशेषण, जब विशेषण संज्ञा के बाद आए, जैसे कि गाय सफेद। तो ये हो गया। तो याद रखिएगा बस कि 2 तरह से जो यूज किया जाता है। अगला है क ख च छ ट ठ त थ प फ, और तीनों जो स है आपका वो कौन से वर्ण कहलाते हैं, ये आपको बताना है। घोष, विवृत, अघोष और इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका अघोष वर्ण है, ये सभी आपके अघोष वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का आपका पहला, दूसरा, है ना, और तीनों जो स है आपके ये वो अघोष वर्ण होते हैं। बाकी घोष के बारे में अगर बात किया जाए तो प्रत्येक वर्ग का आपका तीसरा, बाकी जो यहाँ पे बच गया तो तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, ये सब आपके घोष में आ जाते हैं, ठीक है। वर्ण विचार में मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बता रखा है। पांचवा है आपका मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर कहलाते हैं, ठीक है। मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर डैश स्वर कहलाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा संधि, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब 2 मूल स्वर मिलते हैं तो नया स्वर बनता है, इसे ही स्वर संधि कहा जाता है, संधि कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि अ प्लस ई मिलेगा तो ए बनेगा, तो 2 स्वरों के मेल से बने हुए, और यहाँ पे दोनों आपका मूल स्वर हैं, तो ये आपका, इसी को स्वर संधि कहते हैं, है ना, वे स्वर संधि, ये हो जाएगा। बाकी लघु का मतलब किसी का छोटा स्वर, मतलब छोटा स्वर कह सकते हैं, छोटा जो स्वर होता है अ, ई, ठीक है। हर्स्व मतलब कि आ हो गया, हर्स्व ई हो गया, दीर्घ, दीर्घ वाला नहीं आएगा इसमें, हर्स्व उ हो गया, तो ये सब हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा हो गया। छठा, यदि मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध डैश ध्वनि निकलती है। तो मुंह से जब पूरा श्वास निकाल दिया जाए तो वहां पे निर्नुनासिक, ठीक है, निर्नुनासिक ध्वनि निकलती है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें निर्नुनासिक कहा जाता है, ठीक है। और सानुनासिक क्या होता है, इसी को हम लोग अनुनासिक के नाम से भी जानते हैं। इसमें हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है, ठीक है। तो एक होता है अनुनासिक, एक होता है निर्नुनासिक, और अनुनासिक को ही सानुनासिक कहते हैं। इसमें आपका जो हवा है मुंह और नाक दोनों से निकलती है, और इसमें आपका केवल मुंह से निकलता है। सातवां क्या है, तो हिंदी भाषा में व्यंजनात्मक संज्ञाएं नहीं है। भाषा की अधिकांश व्यंजनात्मक संज्ञाएं हिंदी में आक्रांत पुल्लिंग हो जाती है। तो संस्कृत का जो यहाँ पे संस्कृत भाषा की जो अधिकांश व्यंजनात्मक संज्ञाएं हैं वो हिंदी में आक्रांत पुल्लिंग हो जाती है। संस्कृत के वे शब्द जिनका अंत व्यंजन पर होता है, जैसे कि मान लीजिए कि राजन हो गया, ठीक है, हलंत लगा देते हैं, विद्वन हो गया। तो संस्कृत के वैसे शब्द जिनका अंत व्यंजन पर होता है, हिंदी में आने पे वे क्या हो जाते हैं, आक्रांत शब्द बन जाते हैं, यानी कि लास्ट जो इसका है वो अ में बदल जाता है। जैसे कि राजन का हम लोग हिंदी में कैसे लिखते हैं, राजन लिखते हैं, विद्वान लिखते हैं या विद्वन लिखते हैं, वो हो गया, ठीक है, विद्वान लिखते हैं। हिंदी मुख्य रूप से स्वर प्रधान भाषा होता है, तो ये आपका हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये आपका कारक चिन्ह से पूछा गया, विभक्ति चिन्ह का, के, की। कारक भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, आसानी से आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है, संबंध कारक। अपादान का चिन्ह आपको पता होगा, अपादान का चिन्ह से अलग होने के बोध में उसका यूज किया जाता है। अधिकरण का चिन्ह में और पर होता है, ठीक है, में और पर। तो कारक वाला आप डिटेल में देख लीजिएगा, वहां से आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। चलिए आगे है, डैश वाच्य क्रिया बहुधा असक्तता के अर्थ में आती है, जैसे वहां कैसे बैठा जाएगा, लड़के से नहीं चला जाता। तो ये तो आपका भाववाचक है, देखने से भी पता चल रहा है। भाववाच्य में क्रिया ना होता, मतलब कि भाववाच्य में क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार होती है और ना कर्म के अनुसार, ठीक है। भाववाच्य में क्रिया जो है ना तो कर्ता के अनुसार होगी ना तो कर्म के अनुसार, बल्कि भाव की प्राथमिकता यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अक्सर नकारात्मक वाक्यों में असतर्कता जो आपका है दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उससे उठा नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है, वो कैसे बैठा जाएगा, वहाँ कैसे बैठा जाएगा, लड़के से नहीं चला जाता। तो यहाँ पे आपका भाववाचक हो जाएगा। वाच्य का भी क्लास अपलोड है डिटेल में, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए विसर्ग डैश वर्ण है, विसर्ग तालव्य है, मूर्धन्य है, कंठय है, और इनमें से कोई नहीं। तो विसर्ग आपका कंठ के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, कंठय वर्ण है। विसर्ग आपका कंठय वर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। और वर्ण विच्छेद में मैंने, मतलब कि वर्ण विचार में मैंने तो डिटेल में बात किया है वर्ण विचार वगैरह के बारे में, वर्ण उच्चारण के बारे में, ठीक है। आगे है, शब्दों के उच्चारण में अक्षरों पर जो जोर लगता है, धक्का लगता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग जो है यहाँ पे स्वराघात के नाम से जानते हैं, ठीक है, स्वराघात। बोलते समय किसी अक्षर या स्वर पर जो विशेष बल स्ट्रेस दिया जाता है उसे स्वराघात या बलाघात कहते हैं। इससे शब्द का अर्थ स्पष्ट करने में मदद मिलती है। अंतस्थ उसमें के बारे में आपको पता ही होगा। आगे है, शब्द के अर्थ में हेरफेर करने के लिए उस शब्द के रूप में जो हेरफेर होता है उसे क्या कहते हैं। विधान, रूपांतर, व्युत्पत्ति, इनमें से कोई नहीं, तो उसे रूपांतर कहते हैं, ठीक है। जब किसी शब्द के मूल रूप में बदलाव किया जाता है ताकि वाक्य का अर्थ सही निकले तो उसे रूपांतर कहते हैं। रूपांतर के आधार पर ही शब्द विकारी और अविकारी कहलाते हैं, ठीक है। चलिए 13 देखिए, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम डैश विशेषण के दो भेद हैं। तो सार्वनामिक विशेषण के, ठीक है, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम जो है आपका सार्वनामिक विशेषण के दो भेद हैं। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके दो उपभेद हैं, एक मूल और दूसरा आपका यौगिक, ठीक है, याद रखिएगा, मूल और यौगिक। 14 सार्वनामिक विशेषण डैश से बनते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण जो है आपका सर्वनाम से बनता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। जैसे कि यह, वह, कौन जैसे सर्वनाम किसी संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं तो वे विशेषण बन जाते हैं। 15 जो अव्यय संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाता है उसे डैश अव्यय कहते हैं। जो अव्यय
संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाता है उसे अव्यय कहते हैं। तो ये आपका जो है कौन सा हो जाएगा, आपका संबंध सूचक। ठीक है, संबंध सूचक, क्योंकि दूसरे शब्द के साथ यहाँ पे रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है, इस कारण से संबंध बोधक हो जाएगा। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं उसी को संबंध सूचक कहते हैं। इंग्लिश में आपने प्रीपोजिशन पढ़ा ही होगा, प्रीपोजिशन ही है आपका ये कहते हैं। जैसे घर के सामने पेड़ है, तो यहाँ पे के सामने क्या है, संबंध सूचक है ना, के सामने संबंध सूचक है। तो ये था आपका 2023 में पूछा गया सवाल था, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग उसी का स्क्रीनशॉट लिया गया है और ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे जानकारी दे दी गई। चलिए अब देखते हैं 2022 में जो सवाल पूछा गया था उसको। ठीक है, एग्ज़ाम डेट आपका रहने वाला है 23 अक्टूबर 2022, जो कि बहुत ही लेट से उस वर्ष एग्ज़ाम हुआ था और सेट डी के अकॉर्डिंग सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सीक्वेंस आपका सेट डी के अकॉर्डिंग रहने वाला है, बाकी सवाल आपका प्रत्येक सेट में आपका सेम ही होता है। पहला सवाल है आपका संबंध और अनुबंध डैश अव्यय के दो प्रकार होते हैं, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रकार हैं वो आपका है प्रीपोजिशन का, यानी कि संबंध सूचक का। ठीक है, संबंध सूचक अव्यय यानी कि प्रीपोजिशन के दो मुख्य प्रयोग होते हैं, संबंध और आपका एक अनुबंध। संबंध यानी कि जो विभक्ति के साथ आता है, संबंध करने का मतलब जो विभक्ति के साथ आता है, जैसे कि घर के पास, तो यहाँ पे के क्या है, ये विभक्ति है ना, ये विभक्ति है तो विभक्ति के साथ आता है। और अनुबंध क्या होता है, जो बिना विभक्ति के संज्ञा के साथ जुड़कर आते हैं, जैसे कि किनारे तक, किनारे तक, तो यहाँ पे कोई विभक्ति नहीं है ना, ये आपका संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपका यहाँ पे जो जवाब होगा संबंध सूचक हो जाएगा। बाकी विस्मयादि बोधक के बारे में मैंने आपको पहले भी जिक्र कर रखा है। चलिए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को, वस्तुओं के विषय में विधान करने वाला शब्द गलत, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो देखिए, विधान करने वाला शब्द इसी को तो क्रिया कहते हैं, बस शब्दों को घुमाया गया है। ठीक है, इसी को यहाँ पे क्रिया कहते हैं। क्रिया विधान करने वाला शब्द का अर्थ है क्रिया, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डैश शब्द का प्रयोग बहुधा किसी विषय के कुछ उदाहरणों के पश्चात होता है। तो इत्यादि का सबको पता है इस चीज़ के बारे में, इत्यादि शब्द का हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह आता है, तो वहाँ पे और भी एग्जाम्पल ऐड करने के लिए इत्यादि ईटीसी लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, जब हम किसी श्रेणी के कुछ उदाहरण देते हैं और बताना चाहते हैं कि इसके जैसे और भी बहुत से हैं, तो हम अंत में इत्यादि ईटीसी शब्द का प्रयोग करते हैं। फोर देखिए, शब्दों के पश्चात जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उससे कहते हैं। देखिए, शब्दों के पश्चात यानी कि पीछे, तो वो आपका प्रत्यय है ना, किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, वो आपका प्रत्यय है। शब्द के आगे लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं, यहाँ पे प्रत्यय था। चलिए, जिन वाक्यों में किसी काम को न करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, न करने या होने का बोध हो तो उसे निषेधवाचक, है ना, निषेधवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक। तो निषेधवाचक बहुत ही आसान टाइप का सवाल है। जिन वाक्यों में कार्य न होने या मनाही का बोध हो उन्हें निषेधवाचक या नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जैसे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो वो निषेधवाचक वाक्य है। चलिए, अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, यह वाक्य किस वाच्य का है, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका भाववाच का हो जाएगा। ठीक है, यह भाववाच का उदाहरण है क्योंकि इनमें क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव की प्रधानता दी गई है कि दौड़ा नहीं जाता, है ना। अक्सर असमर्थता व्यक्त करने के लिए ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। तो वाच्य वाला क्लास देख लीजिएगा, डिटेल में सभी चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ब्राय प्रश्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं, तो ये सवाल रिपीट हुआ है, शायद पहले भी पूछा गया था। 3, 2, 4 और 5, तो 2 होता है। ठीक है, 2 आपका होता है, वही आपका घोष और अघोष याद रखिएगा, पहले भी ये सवाल आया है। विशेषण 2 प्रकार में लिखे जाते हैं, शब्दों में और अंकों में, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, गुणवाचक, सार्वनामिक। तो ये आपका हो जाएगा, इसका जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्णांक बोधक। ठीक है, पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण जैसे कि 1, 2, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं शब्दों में, या फिर अंकों में लिख सकते हैं 10, 50, 10, 50, है ना, ये सब लिख सकते हैं, यानी कि शब्दों में भी लिख सकते हैं, अंकों में भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब है।
चलिए, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं, तो जोड़ने वाला काम वो आपका यौगिक का है। यौगिक, यौगिक का मतलब ही होता है दो चीज़ों का मिश्रण, यौगिक, है ना। वे क्रिया विशेषण जो मूल शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया में प्रत्यय लगाकर लगाए जाते हैं यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि प्रेम से प्रेम पूर्वक, है ना, धीरे से धीरे धीरे। बाकी मूल क्रिया विशेषण के बारे में आपको पता ही होगा कि वैसे क्रिया विशेषण जो बिना किसी बदलाव के उपयोग किए जाते हैं वो आपके मूल क्रिया विशेषण है। वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य विभाग होते हैं। वर्ण, शब्द और वाक्य, ठीक है। वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य 3 भाग होते हैं, 3, ठीक है। परंपरागत रूप से हिंदी व्याकरण के 3 मुख्य अंग माने जाते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृतिक भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए हैं, जैसे कि बच्च, अंगिया, मुंह, वंश इत्यादि। तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसको ध्यान से जानिएगा, सुनिएगा, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में अगर आप देखिएगा तो इसका जो जवाब है वो आपका अर्ध तत्सम दिया गया है। लेकिन अर्ध तत्सम में क्या होता है कि शब्द थोड़ा बहुत बदलता है, ठीक है, पूरी तरह से नहीं। जैसे कि कृष्ण को हम लोग यहाँ पे अर्ध तत्सम में लिखना चाहें तो किशन लिखते हैं, ठीक है, किशन लिखते हैं, तो दोनों मिलता जुलता है, ज़्यादा बदलाव नहीं है। इसके अलावा संस्कृत का अगर हम लोग लिखना चाहें मिलता जुलता तो संस्कार हो जाता है, संस्कार हो जाता है, यानी कि मिलता जुलता है, ठीक है, थोड़ा बदलता है, ज़्यादा नहीं बदलता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑफिशियल आंसर की में तो अर्ध तत्सम दे रखा है और अर्ध तत्सम में आपका थोड़ा बदलता है, पूरा नहीं बदलता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरा रूप ही बिगड़ गया, जो प्राकृतिक भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही के रूप में हो गए हैं, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि तैसे संस्कृत जैसा ही है, अग्नि, पुष्प, जैसे कि यहाँ पे भी अगर बात करें तो वत्स का बछड़ा हो जाता है, ठीक है, वो चीज़ हो गया। तो यानी कि पूरा आप देख सकते हैं दोनों शब्दों में वो पूरा बदल गया। संस्कृत के वह शब्द जो प्राकृतिक भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही के रूप में आ गए, यानी कि पहले वत्स होता था अब बछड़ा हो गया। तो इस टाइप का समझिए कि पहले कुछ और था अब कुछ और है। पहले दंत हुआ करता था, दंत, फिर बिगड़ते बिगड़ते इसको हम लोग आगे चल कर फिर क्या बोलने लगे, दांत बोलने लगे, दांत। तो वो आपका याद रखिएगा, तद्भव जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तद्भव। और ऑफिशियल में आपका तत्सम दे रखा है। चलिए, तो ऑफिशियल वाला भी जरूरी नहीं है कि 100% सही होता है, कुछ टाइपिंग एरर हो जाता है। चलिए 12 क्या है, अनुकरण वाचक शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द किसी संस्कृत मूल से निकले हुए नहीं जान पड़ते हैं, जो पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं। फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं में जो शब्द हिंदी में आए हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अनुकरण वाचक आपका हो जाएगा पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वही है आपका अनुकरण वाचक। इमिटेशन, किसी प्राकृतिक ध्वनि की नकल और के आधार पर बने शब्दों को अनुकरण वाचक कहते हैं, जैसे कि खटखटाना, हिनहनाना, गर्जना, तो ये सब अनुकरण वाचक है। ओके। 13 देखिए, डैश धातु वे है जो किसी दूसरे शब्द से ना बने हो, यौगिक, प्रेरणार्थक, मूल और इनमें से कोई नहीं। तो मूल, मूल मतलब स्वतंत्र, है ना, वो अकेले रहता है, अकेले बनता है, उसका निर्माण होता है। वे क्रियारूप जो स्वतंत्र होते हैं और किसी अन्य शब्दों से नहीं बनते, मूल धातु कहलाते हैं, जैसे कि पढ़, लिख, खा, गा, जा, ये सब क्या है, मूल है। 14 प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्यक्ष आदि शब्द डैश भाषा के अव्यय भाव समास के उदाहरण है, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपके संस्कृत, ठीक है, संस्कृत भाषा के अव्यय भाव समास के उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए लास्ट सवाल है आपका आज के क्लास का, डैश क्रिया अर्थ में अनुमति बोधक क्रिया ही विरोधनी होती है, ठीक है, डैश क्रिया अर्थ में अनुमति बोधक क्रिया ही विरोधनी होती है। 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल है और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। होमवर्क का सवाल हम आपको दे देते हैं, ये आपका 2022 का सवाल है और होमवर्क का सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो ये था आपका पिछले 4 सालों का प्रश्न और टोटल आपका कितना प्रश्न हो गया, 60 सवाल, ठीक है, 60 सवाल आपका हो गया, 60 सवाल आपका हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी आपको दिया गया होगा वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल में अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम में हम आपको जो है सारा
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको फाइल नहीं मिलता है तो फाइल सेक्शन में सर्च किया कीजिए, ठीक है, फाइल सेक्शन में सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको सभी जानकारी मिल जाएगी और स्टडी मटेरियल वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। जल्द ही आपको इंग्लिश का भी इसी तरह से लास्ट 4 ईयर का PYQ सॉल्यूशन लेके आएंगे, उसके बाद रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड का भी जल्द लेके आएंगे। चैनल में अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।